बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आज हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है और जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। हमारा तकरीबन 1 डिकेड से ज़्यादा का एक रिलेशन है, उमैर शाहिद। और हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका ताल्लुक ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ है और वन ऑफ द फ्यू पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जाके हमारे पाकिस्तानियों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और माशाल्लाह इनकी एक स्किल सेट बहुत ही जो आज की डिमांडिंग स्किल सेट है। आप सबको पता है मैं डेवॉप्स पे बात करता हूँ, ओपन सोर्स पे बात करता हूँ। तो उमैर भाई भी ओपन सोर्स पे बात करते हैं और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस वक़्त डेटा, बिग डेटा, डेटाबेस की जो डोमेन है उसमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इनकी कमांड है और काफ़ी सीनियर कंपनीज़ में सीनियर पोज़ीशन पे रह चुके हैं। अभी इन्होंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है और रिसेंटली इनके स्टार्टअप को एक अच्छी अमाउंट भी माशाल्लाह मिली है, को फंडिंग शंडिंग आई है। अगर ये बताना चाहें तो दैट इज़ अप टू हिम। लेकिन मैं ज़रूर वो सुनना चाहूँगा कि वो तरीका क्या है कि आपने इंटरनेशनल मार्केट को कैसे अपनी तरफ खींचा। खैर उसकी बेस पे जो इनकी कंपनी है माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर रही है और उससे पीछे इनका जो स्किल सेट है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आज डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। उमैर भाई वेलकम। Thank you अस्सलाम so much. वालेकुम। Thank you so much आपका for बहुत-बहुत that शुक्रिया extremely आपने good टाइम thing. निकाला। Um, हाँ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला no problem. और मैं एक तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं मल्टीपल जगहों पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ओपन सोर्स कम्युनिटी में बोलने की और आपने कभी इनकार नहीं किया। नहीं, दैट इज़ रियली अ always a pleasure. प्रिविलेज और Always a pleasure. Always a pleasure. बिल्कुल। अच्छा उमैर भाई मुझे थोड़ा-सा आप ज़रा बताएँ कि अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर उससे पहले पढ़े कहाँ पे? थोड़ा-सा चंद मिनटों में। नहीं मैंने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो है इंजीनियरिंग की थी JIK इंस्टीट्यूट से. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ द 8th बैच. 2002 में जो है वो मैं डिग्री अपनी कंप्लीट करके निकला था. अच्छा Um, माशाल्लाह। उसके बाद कुछ अर्सा जो है वो इंडस्ट्री में थोड़ा काम किया लोकल इंडस्ट्री के अंदर. और 2003 में आई गॉट एक्सपोज्ड टू द इंटरनेशनल मार्केट. एक यूएसए की कंपनी थी जो कि इस्लामाबाद में अपना सेटअप एस्टैब्लिश करना चाह रही थी. दे वर लुकिंग फॉर सम इंजीनियरिंग स्किल्स. तो उसमें जो है वो इत्तेफाक हुआ ऐसा कि आई गॉट इंटरव्यूड. और यहाँ पे जो उन्होंने ऑफिस शुरू करना था, 3 बंदे हायर करने थे, तो आई वाज वन ऑफ द 3 दैट गॉट हायर्ड इन. तो बस उस वक्त तो नहीं पता था, लेकिन दैट कंपनी वाज लुकिंग टू इन्वेस्टिगेट एंड रिसर्च ऑन ओपन सोर्स डेटाबेसेस. और ये देखना चाह रही थी कि कि ऑरेकल के यूजर्स को किस तरीके से जो है वो एक ऑल्टरनेटिव दिया जा सकता है ओपन सोर्स की डोमेन के अंदर. उस वक्त ना ये पता था कि इस कंपनी का बनेगा क्या, ना ये पता था कि कौन सा डेटाबेस होगा. लेकिन इवेंचुअली दैट डेटाबेस दैट द कंपनी चोज वाज Postgres. And the company eventually turned out to be EDB, which is pretty much the biggest name in the Postgres world. Yeah. हाँ, इस वक़्त तो बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, जी. एंटरप्राइज़ डीबी। जी. यस, यस, तो बस वहां से इंटरेस्टिंग जो है। है वो उस टाइम के ऊपर जो है वो मेरा बस पोस्टर्स के साथ एक्सपोजर शुरू हुआ. तो आज तक बस फिर पोस्टर्स पोस्टर्स ही खेल रहे हैं. हाँ, माशाल्लाह। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कभी आपको इस तरह का कुछ चांस मिल जाए और आप उसके साथ लग जाएँ, तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर ना बड़ा चेंजेस लाता है और वो आपको काफ़ी आगे ले जाता है, इंटरेस्टिंगली। अच्छा तो आपने अपनी इंजीनियरिंग जो है जिकी से की माशाल्लाह। जी. जी. अच्छा, जेकी के बारे में मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी हुई हैं। तो ख़ैर अभी तो मैं विटनेस भी कर रहा हूँ, आपको चंद और लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ एंड दे आर डूइंग माशाल्लाह रिमार्केबल वर्क इन द इंडस्ट्री जिस तरह जाज़ेब हैं, जिस तरह और कुछ दोस्त हैं। ख़ैर, तो अच्छा मुझे ये बताएँ कि आप थोड़ा-सा गाइड करें हमारे सुनने वालों को कि व्हाट इज़ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़? श्योर. वो आंसर करने से पहले आपने जानदेव भाई का जो है वो जिक्र किया. मैं थोड़ा सा आपको एक एनेक्डोट जो है वो आपके साथ शेयर कर लूं. जानदेव भाई जो है वो हमारी CS 101 के अंदर जो है वो हमारे टीए होते थे. एंड ही इज द वन हु टॉट मी टू राइट माय फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन C++. इंटरेस्टिंग, तो वो इंटरेस्टिंग अब मेरे टाइम में जो है वो बीटी है.
हाँ, एयरटेल में तो एयरटेल पे काफी बड़ा सेटअप चला रहे हैं और माशाल्लाह हम्म, ही इज माशाल्लाह वेरी स्ट्रांग जी। इन तो टेक्निकल बैकग्राउंड। मैंने अपना तो हेलो वर्ल्ड वेरी जो है वो पहला वो जानजेब भाई से सीखा था। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग माशाल्लाह। आपको एक और बात बताऊं कि हमारे ओपन सोर्स फाउंडेशन के पहले फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी जांजेब है। Yep, yep, I know हाँ, that, I know that. यस तो यस। कमिंग टू योर क्वेश्चन ओपन सोर्स के बारे में, ओपन सोर्स क्या है? और ऑफ कोर्स यू नो आप आपकी खुद भी जो है वो डोमेन ये है, एंड यू नो इट रियली रियली वेल। ओपन सोर्स का मतलब बेसिकली ये है कि द कोडिंग एंड द प्रोग्रामिंग बिहाइंड द सॉफ्टवेयर is open to all and belongs to a community. हम्म आई थिंक ये जो एंड है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड आई गेट टू दैट इन जस्ट अ लिटिल बिट। तो कोई भी सॉफ्टवेयर लिखा जाए, अगर उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी एक कंपनी को बिलोंग करती है तो वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाता है। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ट्रेडिशनली क्लोज्ड रहे हैं, क्लोज्ड सोर्स रहे हैं। उसकी प्रोग्रामिंग, उसका सोर्स कोड जो है वो कभी भी वो अवेलेबल नहीं करते थे। हम्म लेकिन आज की दुनिया में जहां ओपन सोर्स की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ रही है, कुछ ऐसे प्रोप्राइटरी कंपनीज हैं जो कि अपने सोर्स कोड को ओपन तो कर देते हैं, लेकिन दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज ओपन सोर्स, क्योंकि दे डोंट इट डजंट इवन दो द सोर्स कोड इज ओपन, इट डजंट बिलोंग टू अ कम्युनिटी, इट बिलोंग्स टू अ कंपनी। तो ये दो दैट्स कंडीशंस जो है वो मीट अंडरस्टैंडेबल। होना, ये दो कंडीशंस मीट होना जो है बड़ा जरूरी है। द सोर्स कोड शुड बी अवेलेबल एंड इट शुड बिलोंग टू अ कम्युनिटी। बिल्कुल सही है। दैट्स ओपन अच्छा, अब इससे अगला सवाल ये है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओपन सोर्स एज अ पाकिस्तानी और एज अ पाकिस्तान। सोर्स। आई थिंक ओपन सोर्स के जो जनरल बेनिफिट्स हैं वो जिस तरह बाकी दुनिया के ऊपर अप्लाई होते हैं वो पाकिस्तान पे भी अप्लाई होते हैं, और कुछ केसेस के अंदर पाकिस्तान के ऊपर स्पेसिफिकली अप्लाई होते हैं। हम्म सो वील स्टार्ट ऑफ विद द जेनेरिक बेनिफिट्स, और फिर हम पाकिस्तान स्पेसिफिक के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। तो हम्म ओपन सोर्स के कुछ कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि बिकॉज इट इज कम्युनिटी ड्रिवन, उसका मतलब ये है कि डाइवर्सिटी उसके अंदर आती है और डिसीजन मेकर्स की और कंट्रीब्यूटर्स की। हम्म डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम डिफरेंट दुनिया के कोनों से जो है वो आते हैं कम्युनिटी के पास, और वो एड्रेस होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। हम्म तो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। फिर वो डाइवर्सिटी को जो है वो इंक्लूड करती है। इससे एक तो रोबस्टनेस सॉफ्टवेयर के अंदर आती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है उसकी, और ऐसे ऐसे यूज केसेस को वो हैंडल करते हैं जो कि प्रोप्राइटरी कंपनीज आमतौर पे मिस कर जाती हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन सोर्स इज वेरी पावरफुल। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है, कोई किल स्विच डाल दें, कोई बैकडोर डाल दें, आपको नहीं पता सॉफ्टवेयर के नहीं अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, आपको नहीं पता। ओपन सोर्स में इट्स आउट देयर फॉर यू टू सी। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। उसके अंदर बैकडोर्स घुसाना, उसके अंदर कोई ट्रैप डोर्स लगाना, या कोई इस तरह की किसी तरह की कोई किल स्विच डालना वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बड़ा पॉसिबल। मशहूर जो है ये वाकया जो है वो एक टाइम के ऊपर हुआ था, कि जिस टाइम के ऊपर गल्फ वॉर फॉर एग्जांपल चल रही थी, तो उस टाइम पे इराक के पास जितनी वेपनरी थी वो अमेरिकन मेड थी। और व्हाट दे डिडंट रियलाइज वाज कि उसके ऊपर जो है वो किल स्विच जो है कुछ लगे हुए थे। तो जब अमेरिकन ने अटैक किया इराक के ऊपर, ऑल दे नीडेड टू डू वाज एक्टिवेट दैट किल स्विच। उनकी वेपनरी और उनका रेडार सिस्टम जो है वो सारा बेकार हो गया। बेकार हो गया था। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ओपन सोर्स बहुत पावरफुल होता है इस तरीके से। और इसका फिर ये मतलब कि ये है इसका मतलब ये है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एज अ कम्युनिटी मेंबर उसके अंदर कोई बैकडोर ऐड करूंगा तो आप जैसे कई कम्युनिटी मेंबर उसको देख सकते हैं। दैट्स द इम्पोर्टेंट एक, पॉइंट। ठीक है। और वो गवर्न करने वाली कोई ना कोई कम्युनिटी होगी, उसके पीछे कोई ना कोई फाउंडेशन होगी जो उसके पूरे सिस्टम को गवर्न कर रही होगी। जी बिल्कुल, हर कम्युनिटी जो है, हर ओपन सोर्स की कम्युनिटी का एक गवर्निंग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इवन
with the governing structure, even with the fact that there are a few people that are taking the decision, सोर्स कोड हर एक के पास अवेलेबल है। हाँ, जिसका हाँ। मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं भी है, फॉर एग्जांपल लीबर ऑफिस जो है वो दैट्स अ वेरी पॉपुलर ओपन सोर्स अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जी। अब लीबर ऑफिस के अंदर जो है वो इत्तेफाक से एक आध दफा मैंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है कुछ कुछ चीजों के बारे में। तो लेकिन आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी in the source code. But despite not having authority, I do have the visibility of looking into the code and making sure कि उसके अंदर कोई जो है वो हैंकी पैंकी नहीं हो रही। मेरे पास वो अच्छा। एक्सेस फिर भी अवेलेबल है। So इंटरेस्टिंग। that's the power। फिर ये कि जब जब इतनी कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी आती है और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे कम टुगेदर फॉर द पैशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। उसका कोई ऐसा मॉनिटरी बेनिफिट डायरेक्टली नहीं मिलता। हम्म। और जब आप कोई काम पैशन से करते हैं, एक काम होता है कि भाई नौकरी है और मजबूरी है, और एक काम है कि मेरा शौक है और मैंने दिल से करना है। हम्म। तो जो चीज पैशन से और दिल से हो रही होती है उसकी क्वालिटी फिर बताती है कि ये दिल से की गई है। और शायद यही पैशन है जो आपको और मुझे दोनों को ड्राइव कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही हम्म। है। तो आई थिंक ये कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं जो आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, एक और चीज जो है वो ओपन सोर्स के अंदर जिसके बारे में ये थोड़ा सा कमर्शियल एंगल इसके ऊपर आ जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ये इसको आखिर में रखा है। लेकिन कमर्शियली भी जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट आता है विच इज रिफर्ड टू एज वेंडर लॉक इन। अब वेंडर लॉक इन क्या होता है, मैं थोड़ा सा जो है वो अगर आई नो प्लीज बाबर आपको प्लीज जो है वो इसे आइडिया है, बट ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा जो है वो अगर इसे डिस्क्राइब कर दूं। वेंडर लॉक इन में ये होता है कि कोई एक सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, आप उसमें ऐसा फंस गए कि आप सॉफ्टवेयर के साथ भी टाइड है और आप वेंडर के साथ भी टाइड है, आपको आपकी मजबूरी बन गई है उस वेंडर को इस्तेमाल करना। आपको हम्म। सॉफ्टवेयर बाद में तंग कर रहा है या वेंडर को से आप सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी आपको जो है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है और उस वेंडर से आपको डील करना है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स यू अ वे आउट ऑफ वेंडर लॉक इन। वो कैसे होता है? हम्म। सॉफ्टवेयर इज देयर फॉर एवरीबॉडी, किसी एक वेंडर का नहीं है वो। हम्म। आपने जिस भी वेंडर से सर्विसेज लेनी है, सपोर्ट लेनी है, आप लें। आपको वो वेंडर पसंद नहीं आया, आप अगले के पास चले जाएं। ना आपका हम्म। स्टैक स्टैक चेंज होगा, ना आपका सॉफ्टवेयर चेंज होगा, ना आपकी एप्लीकेशन को कोई फर्क पड़ेगा। बैड इससे सर्विस चेंज हो गई है। सर्विस चेंज हो जाएगी। अच्छा, इससे जो है वो एक और चीज जो है वो हमारे जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ओपन सोर्स की दुनिया के अंदर, हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमने सर्विस जो है वो पार एक्सेलेंस देनी है। क्योंकि हम्म। एक्सेलेंस के अलावा कुछ भी अगर हम देंगे तो द कस्टमर विल जस्ट मूव टू समबडी एल्स। यस, इसी वजह से मैंने साथ वर्ड यूज किया बैड सर्विस का। जी जी। सर्विस के साथ बैड का वर्ड, यू राइट। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें कि लाइसेंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो लाइसेंसिंग के अंदर जो है वो कुछ टर्म्स एंड डोंट कंडीशंस। गो विद द होल लिस्ट, डोंट गो विद द होल लिस्ट, जस्ट गिव 2 और 3 नेम्स ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और एक और बात, अक्सर लोग कहते हैं कि ये नॉन लाइसेंस है। ओपन सोर्स इज अ लाइसेंस, और ये फॉस भी है, फ्री एंड ओपन सोर्स भी है, और कुछ पेड लाइसेंस भी है। जी। तो बिल्कुल लाइसेंस जो है वो किसी भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ डेफिनेटली अटैच्ड होता है। और वो लाइसेंस क्या है, उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस आ सकती हैं। अब हम्म। इसके अंदर ओपन सोर्स की दुनिया के अंदर लाइसेंस थोड़े से वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इन टर्म्स ऑफ हाउ लिबरल दे आर। कुछ हम्म। लाइसेंसेस जो है वो बड़े बहुत लिबरल होते हैं और बड़ी मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं। कुछ हम्म। लाइसेंसेस थोड़े कम लिबरल होते हैं और थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा डालते हैं। An example of a very liberal license is BSD। बीएसटी, यस। तो BSD लाइसेंस जो है वो बेसिकली कहता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, हमने बना लिया है, अब आप इसके साथ जो मर्जी करें। इसको हाँ, यूज मॉडिफाई करना करें। है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसे चेंज करना है, इसको जो है वो अपने कमर्शियल के अंदर इंटीग्रेट करना है, इससे पैसे कमाने हैं, इसको किसी को डोनेट करना है, आपने जो करना है आप इसके साथ करें। कोई बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन राइट। नहीं है। ठीक है, BSD ओके। लाइसेंस इज लिबरल, नो रिस्ट्रिक्शंस। अब इसके बरक्स जो है वो समवट मोर रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस इज GPL। और GPL के हम्म। डिफरेंट जो है वो वर्जन है। अब GPL क्या कहता है कि
ठीक है, आपके पास सोर्स अवेलेबल है, अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो ए यू हैव टू एक्नॉलेज द ओरिजिनल ऑथर्स एंड द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, एंड बी यू हैव टू कंट्रीब्यूट द चेंजेस बैक टू द ओरिजिनल प्रोजेक्ट। यस, यस। तो वो थोड़ा सा जो है वो रिस्ट्रिक्टिव है, और थोड़ा सा जो है वो रिस्ट्रिक्शन उसमें लिबरल थोड़ा कम है। तो अच्छा, और वैसे बहुत मुझे सारी तरह के मुझे लाइसेंसेस होते हैं। एक सेंस में अच्छा भी लगता है, मगर मेरे से पूछें, बीएसडी के अपने फायदे हैं, जीपीएल के अपने। जीपीएल इस तरह फायदेमंद है कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द कोर इंजन एंड एक्सपैंडिंग द कोर इंजन, दैट हैज अ मोर वैल्यू। बीएसडी सेज के आप ले लें जो मर्जी करें, आई डोंट केयर, वो खैर उनका अपना एक वर्जन है। जी, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। आई थिंक देयर इज नो परफेक्ट आंसर टू वन लाइसेंस और द अदर। आई थिंक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है वो वेरी करता है। मेरा ताल्लुक पोस्टग्रेस से, और पोस्टग्रेस का जो लाइसेंस है वो बहुत लिबरल है। अच्छा, इस लिबरल लाइसेंस से मेरा ख्याल में जो पोस्टग्रेस को फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि इसकी एडॉप्शन जो है वो इस टाइम के ऊपर आग की तरह फैल रही है पूरी दुनिया में। टॉप पे है इस वक्त। आप किसी भी हाइपर स्केलर के पास चले जाएं, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास चले जाएं, उनके पास पोस्टग्रेस होता है। लोगों ने उसकी एक्सटेंशंस बनाई हैं, लोगों ने उसके फोर्क बनाए हैं, उसकी वेरिएशंस जो है वो इंस्टॉल किए हैं, लोगों ने उसको जो है वो टाइटली कपल करके हार्डवेयर के साथ जो है वो बनाया है। इवेंचुअली हुआ जो है वो प्रोजेक्ट को फायदा ही है। बट अगर मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव होता लाइसेंस तो शायद इतना आग की तरह ना फैल रहा होता। हाँ, ये बात सही है शायद। आपकी। ये बात सही है, क्योंकि और बहुत सी चीजें हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से उनको लोग पहचानते नहीं है। Right. So again, I think it varies from project to project. I don't have anything against or for any of the licenses. I think कि हर प्रोजेक्ट के लिए जो है वो ध्यान से स्टडी करके समझ के फिर हमें पिक करना चाहिए कि कौन सा हमने लाइसेंस लेना है। हम्म। अच्छा, अब जरा आते हैं आपके इस इंटरनेशनल, आप जो माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपने थोड़ा सा बताया कि आप 2003 में एक कंपनी में गए और इत्तेफाक से वो कंपनी भी ग्रो की और आपका कैरियर भी माशाल्लाह ग्रो हुआ। लेकिन आपने उस कंपनी में क्या क्या किया, थोड़ा सा अगर जरा आप, क्योंकि ना आज जो हमारी जनरेशन है उसको इंस्पिरेशन ये चाहिए कि हम एफर्ट्स करेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट होगा। देर श्योर। से हो सकता है लेकिन होता जरूर है। तो ये काइंडली जरा अगर आप। सो मेरी पहली असाइनमेंट जो थी ना उस कंपनी के अंदर वो ये थी कि देयर वाज अ टीम, एंड दैट टीम वाज असाइंड डिफरेंट डेटाबेसेस, डिफरेंट ओपन सोर्स डेटाबेसेस, कि इनको आपने बेंचमार्क करना है और परफॉर्मेंस बतानी है कि क्या है। हम्म। मेरे हिस्से बर्कले डीबी आया। अच्छा। तो बर्कले डीबी इंटरेस्टिंग। जो है वो अब खैर तकरीबन ही नीस्त नाबूद हो चुका हुआ है। ऑरेकल ने एक्वायर कर लिया था और वो खत्म ही हो चुका हुआ है, लेकिन उस टाइम के ऊपर जो है वो मैंने बर्कले डीबी के ऊपर बेंचमार्किंग की थी। बड़ा पावरफुल था वो। जी। तो हाँ। इट वाज अ डिसेंट डेटाबेस, बट इवन एट दैट टाइम पोस्टग्रेस वाज बेटर। तो पोस्टग्रेस को चूज कर लिया गया इवेंचुअली। And then I was tasked with writing some code, developing some tools. And one of the more prominent tools was a migration toolkit. अच्छा, और उसका बेसिकली काम ये था कि Oracle से डेटा को पिक करके Postgres में लोड करना है। तो इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। Oracle को से जो है ना वो डेटा को माइग्रेट करने में हेल्प करने के लिए माइग्रेशन टूलकिट लिखी थी। हम्म। So that was where I started. When I left EVB about 8 years later, I was the director of development services. Or maybe under my belt, I had the responsibility of the departments of quality assurance, configuration management, documentation, and release management. माशाल्लाह। तो ईडीबी को इंटरेस्टिंग है। 9 साल 8 साल में यू स्टार्टेड एज अ जूनियर इंजीनियर, और जब आपने छोड़ी तो यू वर डायरेक्टर। माशाल्लाह। I was मैं actually the junior most person in the company when I joined. हाँ, हाँ, बिल्कुल आपने बताया। इंटरेस्टिंग, माशाल्लाह। सो दिस शोज कि अगर बंदा लगा रहे और कुछ ना कुछ करता रहे तो अल्लाह ताला उसको अच्छी जगह पहुंचा देते हैं। और मेहनत तो जरूरी है, ऑब्वियसली मेहनत, क्योंकि जो आप एक यूज केस आपने बताया, इस तरह के बहुत से यूज केसेस होंगे। जी बिल्कुल, मेहनत ज़रूरी है। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पुश करें टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे एंड ग्रो योरसेल्फ।
हम्म। क्योंकि आपको कभी कभी जो है वो ऐसे मैनेजर्स और मेंटोर्स मिल जाते हैं जो कि आपको पुश करते हैं और ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन हम्म। ज्यादातर ये आपके अपने ऊपर होता है कि आपने ग्रो करना है या नहीं। अगर आप पुश करेंगे तो आगे निकलते चले जाएंगे, अगर आप पुश नहीं करेंगे तो फिर वहां पे ही रह जाएंगे। बिल्कुल और सही। ये देखा है अपने साथ भी, बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। द पीपल हु पुश्ड हार्डर देन मी आर फार अहेड ऑफ मी। द पीपल हु डिड नॉट पुश हार्ड इनफ वो थोड़े पीछे रह गए। अच्छा है। तो ये काफी चीजें जो है ये अपने हाथ में होती हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को जो है वो आप नई स्किल्स की तरफ जो है वो ले जाते रहें, और दैट यू इंश्योर कि आप मास्टरी जो है वो आप करें जिस भी स्किल के अंदर काम कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, उमैर भाई, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, आपने माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा बोला है पोस्टग्रेस में। आई रिमेंबर वन ऑफ योर वर्ड्स इन पास्ट एंड आई रियली एडमायर दैट वर्ड। आपने ये कहा था कि मैं उस कंपनी में काम करूंगा जिस कंपनी में मैं सीईओ बन सकता हूँ। एंड देन यू सेड दैट आई विल वर्क ऑन पोस्टग्रेस बिकॉज पोस्टग्रेस एक ऐसी चीज है जिसमें मैं सीईओ बन सकता हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कोशिश की है। एंड नाउ यू आर सीईओ ऑफ द कंपनी। और मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इंटरनेशनल जो पब्लिक स्पीकिंग थी, जो इंटरनेशनल इवेंट्स पे जाना, अभी भी आप 2-3 इवेंट्स पे होके आए हैं, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ अ पर्सन लाइक मी कैन have that kind of you can say opportunity to speak out somewhere. आई थिंक कि ये इसके पीछे जो है वो वाला एफर्ट जिसके बारे में हमने अभी बात की ना, कि अपने आप को पुश करते रहे स्किल्स और अपनी मास्टरी करने में, बिकम अ मास्टर एट योर स्किल। आई थिंक इसके अंदर वो वाली जो कोशिश और वो वाली जो मेहनत है वो इसके बैकग्राउंड के अंदर होती है। वंस यू आर एट अ लेवल ऑफ योर टेक्नोलॉजी एंड योर एरिया, आपकी एक्सपर्टीज इतनी हो जाती है डेवलप, तो वो फिर बाकी दुनिया वाले भी जो है वो कहते हैं कि थोड़ा सा आके हमें भी समझा दो। Hmm. Hmm. तो असेंशली है ये, आई थिंक के ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्लाइंट्स के साथ काम करते करते, अपना काम जो है वो करते हुए, थोड़ा सा कम्युनिटी के साथ काम करते हुए, कम्युनिटी को के साथ कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हुए कुछ चीजें सीख ली, और वो चीजें जो है उनके बारे में फिर जाके बात कर लेते हैं कि ये हमने सीखा है और ये इस तरीके से करना है। ठीक जो है। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दुनिया के अंदर, उनमें व्हेन व्हेन देयर इज अ कॉल फॉर पेपर्स, तो अपना आइडिया जो है सबमिट करवा देते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमने सीखी है, और जहाँ पे जो है वो एक्सेप्टेबल हो उसके बारे में बोलना, फिर वो इनवाइट भेज देते हैं। Hmm. तो दैट्स एसेंशियली दी आइडिया। अभी मोस्ट अब एक रिसेंटली जी, प्लीज 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 आप अपना मोस्ट एक्सपीरियंस। रिसेंटली मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर जो है वो मेरा जो लास्ट एंगेजमेंट थी इस तरह की, वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। मैं अब हाँ एग्जैक्टली एक महीना पहले जो है वो मैंने एक टॉक दी थी फॉस्टम में, जो ब्रसल्स में होता है एवरी ईयर। फॉस्टम स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स डेवलपर्स ऑफ यूरोप यूरोप मीटअप। इट इज Hmm. द बिगेस्ट ओपन सोर्स इवेंट इन द वर्ल्ड। It Hmm. attracts close to somewhere in the range of 6 to 7 thousand people every year. और इसमें एक ट्रैक जो है वो डेडिकेटेड होता है पोस्टग्रेस के लिए। इसमें ठीक। कोई तकरीबन जो है वो इट इट एंड्स अप बीइंग अबाउट 150 ट्रैक्स इस कॉन्फ्रेंस के। तो वन ऑफ देम इज पोस्टग्रेस। तो पोस्टग्रेस ट्रैक के अंदर जो है वो हमने कुछ क्लस्टरिंग और हाई अवेलेबिलिटी ऑटो फेल ओवर के ऊपर कुछ हमने रिसेंट काम किया था। तो उसके ऊपर जो है वो एक प्रपोजल मैंने बना के भेजा, एंड इट गॉट एक्सेप्टेड alhamdulillah, and I went there. It was actually a significant experience क्योंकि this is the biggest audience that I've spoken in front of ever. Hmm. जो कमरा हमें असाइन हुआ था वो बल्कि भर गया, और आई वाज टोल्ड लेटर कि एक क्यू लगी हुई थी बाहर जिसमें लोगों को जो है वो बाहर वापस उन्हें भेजना पड़ा कि अब अंदर जगह खत्म हो गई है। तो इट वाज अच्छा। अ वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट वे। इंटरेस्टिंग। तो लेकिन वो इनेबल इसलिए हुआ क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो हमने काम किया था, और वी हैड डेमोन्स्ट्रेबल एक्सपर्टीज इन दैट प्रॉब्लम,
और वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, लोग फेस करते हैं और लोग फिर उसके बारे में जो है वो सुनने आए। अच्छा, बिल्कुल मुझे याद है आपने पिक्चर्स कुछ शेयर की थी और मैं भी बड़ा सीरियसली पूछा था मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था कि माशाल्लाह क्योंकि देखिए ना हमारी कम्युनिटी के लोग, हमारे दोस्तों में से जो ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं, दे आर गोइंग इंटरनेशनल forums and presenting Pakistan because पाकिस्तान तो प्रेजेंट हो रहा है, रिप्रेजेंट तो हो रहा है कि हम एज अ पाकिस्तानी इंजीनियर्स। अच्छा, अब नहीं नहीं, थोड़ा मेरी सा हमेशा ये जो है ना वो मेरी पहली स्लाइड जो है वो टाइटल स्लाइड होती है, और दूसरी स्लाइड के अंदर जो है ना वो मेरा एक गूगल मैप्स का जो है वो स्नैपशॉट होता है, जिसके अंदर मैंने इस्लामाबाद का मार्कर लगाया हुआ होता है कि मैं यहाँ से आया हूँ। हाँ, मैं यहाँ से आया और मैं यहाँ पे होता हूँ। इंटरेस्टिंग है, माशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा-सा इसको ज़रा इसको इस तरह लेके चलते हैं कि जो हमारे देखने वाले हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी करियर स्टार्ट किया है, ये करने जा रहे हैं। What is the benefit for them to get engaged with open source communities, Linux Foundation के साथ, Mozilla Foundation के साथ, Cloud Native Foundation के साथ, Postgres के साथ, या फिर आपकी कोई और फाउंडेशन है, अपाची फाउंडेशन है, ओपन स्टैक फाउंडेशन है, ये कुछ नाम मैंने लिए हैं जो मुझे याद हैं, और भी फाउंडेशन होंगी। व्हाट इज द बेनिफिट फॉर देम टू जॉइन दीज कम्युनिटीज? फ्यूचर में उनको क्या बेनिफिट हो सकता है और क्यों ज्वाइन करें? मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है मेरी नजर के अंदर वो एक्सपर्टीज डेवलप करना है, स्पेशलाइजेशन, सेल्फ स्पेशलाइजेशन। सेल्फ इसके अंदर आपकी डेवलप हो रही है सबसे पहले राइट, तो। राइट। तो इसके अंदर जो है वो आपने जो नाम लिए, लेट्स से आपने ओपन स्टैक की बात की, हम ओपन स्टैक लेके चलते हैं। ठीक है, हम्म। ओपन स्टैक की कम्युनिटी ज्वाइन करने और ओपन स्टैक की कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करने का फायदा ये है कि एक तो ओपन स्टैक आपको बहुत जबरदस्त आ जाएगा, बिल्कुल। कम्युनिटी में आपकी रिकग्निशन बढ़ेगी, और वो हम्म। रिकग्निशन जो है वो आपके वो जिसे कहते हैं ना वो आपके जिले और तहसील तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया तक में जो है वो आपकी रिकग्निशन है। पूरी दुनिया है। हाँ, पूरी दुनिया में आपकी रिकग्निशन है। आप एक ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेंगे जो कि आपको जिस तरह का एक्सपोजर ग्लोबल कम्युनिटी दे सकती है वो और कोई चीज नहीं दे सकती। हम्म। एंड देन फ्रॉम अ करियर परस्पेक्टिव, आई थिंक द एम शुड बी कि अगर ओपन स्टैक का किसी को एक्सपर्ट चाहिए तो आपका नाम सबसे पहले आए ऊपर। दैट्स द यस। इवेंचुअल एम। इट यस। टेक्स टाइम टू गेट देयर, लेकिन दैट शुड बी द इवेंचुअल एम। हम्म। आप अपनी रिकग्निशन, अपनी एक्सपर्टीज जो है वो इतनी डेवलप करें एक स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर कि उस एरिया के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका नाम ऊपर आए। दैट इज हाउ द हम्म। स्किल्स आर डेवलप्ड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम ज़रा आते हैं पोस्टग्रेस फॉर एंटरप्राइजेज़ एंड एसएमबीज़। दिस इज़ समथिंग जो हमारा आज का टॉपिक है, और आप थोड़ा-सा ज़रा बताएँ कि पोस्टग्रेस को क्यों यूज़ किया जाए और क्यों नहीं जो इतनी रिनाउंड महँगी-महँगी डेटाबेसेस चल रही हैं दुनिया में, जिनके पीछे बड़ी-बड़ी जायंट कंपनियाँ हैं, उनको इस्तेमाल क्यों ना किया जाए? I think that's a good question, and I get asked this question a lot. हुँ, मैंने जब शुरू किया था पोस्टग्रेस का करियर अपना, उस टाइम के ऊपर जो लोग पोस्टग्रेस को इस्तेमाल करना चाहते थे, they would come to us saying that Postgres is cheaper, that's why we're using it. That still holds true, but आज जब हम लोगों से बात करते हैं और उनसे कभी पूछते हैं कि आप पोस्टग्रेस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारे पास क्यों आ रहे हैं, the answer that we get is that Postgres is better. इट्स बेटर, इट्स नॉट ओनली चीपर बट इट्स बेटर। It's still cheaper, हुँ, but that is not the primary driver anymore. हुँ, It's just better. ठीक है, वी रैन अ सर्वे वंस, और उसके अंदर जो है वो हमने ये पूछा कि व्हाई डू यू यूज पोस्टग्रेस। उसमें कुछ ऑप्शंस थी। हुँ, प्राइस वाज नॉट इन द टॉप 3, नॉट एनी मोर। हुँ, सो क्यों यूज करेंगे पोस्टग्रेस? हमने शुरू में बात की थी कि ओपन सोर्स इन जनरल क्यों यूज करते हैं। हमने हुँ, बताया कि उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है और पैशन के साथ डेवलप किया जाता है, एंड आई थिंक दैट शोज इन पोस्टग्रेस हुँ, the sheer quality of the database,
the reliability of the database, the performance, the scalability, इसके पीछे आते हैं लोग। इसके पीछे आता है, सही है, सही। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप है, वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना डेटाबेस का एक इंजन चूज करने जा रहे हैं, लेट्स से पीएचपी की एप्लीकेशन बना रहे हैं, पाइथन की बना रहे हैं, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो फ्यूचर में नजर आ रहा है कि बहुत आगे जाएगी। सो वो क्यों चूज करें पोस्टग्रेस को फ्रॉम राइट फ्रॉम टुडे? So there is a certain barrier to entry to any technology that you start using. आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में करना पड़ता है, और खास तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो कोर बनाती हैं, ये थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कुछ सोफिस्टिकेशन होती है इसके अंदर, और इनको अडॉप्ट करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है, बिकॉज जो भी आप चूज करेंगे उसका बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। हम्म। तो ये जो बैरियर टू एंट्री है पोस्टग्रेस के केस के अंदर बहुत लो है। ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज टू, अगर आप लेट्स से उबंटू या डेबियन फैमिली यूज कर रहे हैं, तो आपने एक ऐप गेट करना है एंड यू आर गुड टू गो। you're good to go, you can start. आप फौरी तौर के ऊपर स्टार्ट कर दें। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन हम्म। फॉर एवर। कोई ऐसा नहीं है कि स्टार्ट के लिए आपको एक ट्रायल वर्जन दे दिया गया है या एक लिमिटेड वर्जन दे दिया गया है, उसे आप इस्तेमाल करें और बाद में जो है वो जब इनवॉइस आएगी तो फिर आपके जो है वो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो इट इज इट्स अ लो बैरियर टू एंट्री एंड इट रिमेन्स अ लो बैरियर। हम्म। तो वो जो फोर्सिएबिलिटी है, वो जो प्लानिंग की कैपेबिलिटी बनती है, जाहिर है एक स्टार्टअप है, उन्होंने अब सारी उम्र स्टार्टअप तो नहीं रहना, एक एम्बिशन के साथ जो है वो कोई स्टार्टअप शुरू होती है। कोई फाउंडर्स का जो है वो एक कोई एम होता है एक्सपेंशन का, स्केल करने का। तो whenever a new technology is being thought about, तो फाउंडर जो हम्म। है वो आज नहीं सिर्फ देख रहा होता, वो आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी देख रहा होता है कि क्या होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। So the barrier to entry for using Postgres is low and it remains low, which is the biggest attraction. हम्म। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि एक एसएमबी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, और वो एसएमई एसएमबी कह लें उसको, कि वो एक चला रही है इंजन, और अब उनका एक टाइम आया है कि अब उन्होंने फ्लरिश करना है, आगे जाना है, और वो एक अरसे से चला रहे हैं, लेट्स से उन्होंने 5 साल लगा दिए, और वो इंजन, मैं नाम ले लेता हूँ, तो 3 नाम, एमएस सीक्वल है या माई सीक्वल है, तो वो पोस्टग्रेस पे क्यों आए? So normally when अगर कोई existing technology है टेक स्टैक के अंदर, हम्म। एंड इफ आई गेट asked the question कि पोस्टग्रेस के ऊपर हम क्यों आए, हम्म। आमतौर पे मेरा मशवरा ये होता है कि आप पहले अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को मैक्सिमाइज कर लें। ठीक है। डोंट स्विच द टेक्नोलॉजी इन द होप्स कि मेरा हर चीज जो है वो सॉल्व हो जाएगी इससे। हम्म। यू सी, टिपिकली व्हाट हैपेंस इज कि एक पूरे एप्लीकेशन स्टैक के अंदर डेटाबेस क्योंकि सबसे नीचे बैठा हुआ होता है, तो इट इज ऑल्सो द इजिएस्ट कंपोनेंट टू ब्लेम इन केस ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, यस, तो यस। वो ऊपर जितने भी स्टैक बैठे हुए होते हैं ना, वो सारे कहते हैं जी डेटाबेस का कसूर है, इसने बॉटलनेक बना वो दिया। वो ऐसे करते हैं। हाँ, तो इट्स वेरी मैं इजी टू ब्लेम दैट। हाँ, हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। सही। और हो सकता है तो डेटाबेस वाला के नीचे सर्वर बैठा हुआ है। वो यू भी नो तो इन अ वेरी टिपिकल डिप्लॉयमेंट, मैं आज भी जो है किसी से बात कर रहा था कि इन अ वेरी टिपिकल डिप्लॉयमेंट व्हाट वी हैव फाउंड इज कि डेटाबेस, व्हेन पीपल कम टू अस एंड से कि ये डेटाबेस हमारा सही नहीं चल रहा, हम्म। वी टिपिकली फाइंड आउट कि उसकी ऑन एवरेज यूटिलाइजेशन जो है वो लगभग 20% के ऊपर है। हम्म। वो इतनी कम उसकी यूटिलाइजेशन हो रही होती है। वो बाकी ओवरहेड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं और से आ रहे होते हैं, या हम्म। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है, या एप्लीकेशन जिस तरीके से जो है कम्युनिकेट कर रही है डेटाबेस में, वहां पे कोई बॉटलनेक बन रहा होता है। हम्म। या आपको लेट्स से इन अ क्वेरी आपको रिजल्ट सेट चाहिए 1000 रोज का, लेकिन आपने फेच जो है वो 1 लाख रोज कर ली है। या 1 तो मिलियन कर ली है।
तो इस तरह की चीजें जो है वो बहुत सारी होती हैं जिसकी वजह से स्टैक बैठता है या उसका बॉटलनेक बनता है एंड द डेटाबेस गेट्स टू हम्म, ब्लेम। जब ये हम्म, वाले प्रॉब्लम्स होंगे तो रिप्लेसिंग द टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, द बेस्ट इट ठीक है। विल डू इज दैट इट विल प्रोलॉन्ग द प्रॉब्लम। हम्म, इवेंचुअली आपने फिर वहीं पे जाके हिट करना। सो माय एडवाइस यूजुअली इज कि आप पहले अपने एग्जिस्टिंग स्टैक को मैक्सिमाइज करें। ठीक है। अगर वो मैक्सिमाइज हो चुका है तो और फिर भी आपके बॉटलनेक्स आ रहे हैं, देन वी कैन स्टार्ट इवैल्यूएटिंग कि अच्छा वाकई जो है कोई माइस्क्ल के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है वो आपको पोस्टग्रेस बेहतर हेल्प कर सकता है। ठीक है। अब एक एंटरप्राइज है जो ऑलरेडी अपना अचीव कर चुकी है मैक्सिमम। अब उनके पास एक चैलेंज नहीं है। एक चैलेंज ये है कि ऑब्वियसली दे नीड टू एक्सपैंड ऑन द डेटाबेस लेवल। इफ दे एक्सपैंड ऑन डेटाबेस लेवल दे नीड टू एक्सपैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। और उनको ऑप्टिमाइजेशन भी चाहिए। उनकी बहुत से चैलेंजेस होते हैं। यू नो दैट ईआरपी सिस्टम की अगर हम मिसाल ले लें तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जब आपके 10 डिपार्टमेंट्स की डेटाबेस एक जगह काम कर रही है और बहुत कुछ आ रहा है, सो यू विल हैव टू परफॉर्म सो मच थिंग्स। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें क्यों जाना चाहिए या कैसे लेके जाना चाहिए चीजों को सो पोस्टग्रेस पे? आई थिंक ये दो मेजर रीजंस होते हैं हमारे पास। बल्कि हम्म, अगेन आई टेक टू एग्जांपल्स ऑफ रीसेंट एनकाउंटर्स दैट आई हैव हैड लोकली पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। वन पर्टिकुलर कॉर्पोरेट केम टू अस जो कि माई सीक्वल यूज कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। हम्म, और वो कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि वी एनकाउंटर रो लॉकिंग प्रॉब्लम्स, टेबल लॉक हो जाते हैं और वो हमारी एप्लीकेशन उसके ऊपर लिख नहीं जा पाती। स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से जो है वो उनकी एप्लीकेशन काम करती है। एंड वी फाउंड आउट दैट देयर वाज वेरी हाई कंकरेंसी इन देयर एप्लीकेशन, ओह, very high concurrency. And MySQL is known to not be able to handle concurrent transactions very well. तो उन्होंने वाकई मैक्सिमाइज कर दिया हुआ था MySQL को। हम्म, और उनको उनके प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करके, उनके वर्क फ्लो को इन्वेस्टिगेट करके फिर ये कहा कि नहीं, इस पर्टिकुलर यूज केस को वाकई पोस्टग्रेस बेहतर तरीके से हैंडल करता है। तो ये हम्म, एग्जांपल हो गया परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि इन केस आपने अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को मैक्स आउट कर दिया है और पोस्टग्रेस उस पर्टिकुलर यूज केस को बेहतर हैंडल कर सकता है, तो दैट इज वन रीजन टू मूव टू पोस्टग्रेस। हम्म, हम्म, फिर एक और कॉर्पोरेट है, अ वेरी लार्ज, अब मैं अगेन नाम मैंने दोनों पहले भी जो है नहीं लिया, अभी भी मैं नहीं लूंगा। तो ये तो इट्स सच अ वेल नोन एंटिटी के हर एक को जो है पता होगा इसके बारे में। दे केम टू अस after they received an invoice from Oracle, जो उनके एग्जिस्टिंग Oracle का यूजर था। उनकी हम्म। जो है वो एक एनुअल इनवॉइस आई। उनका सीएफओ कहता है कि मेरी जान छुड़वाओ इससे। हाँ, इनवॉइस बहुत बड़ी है। इनवॉइस इतनी बड़ी आ गई कि सीएफओ कहता है कि उन्होंने उसने आगे जो है वो हाथ जोड़ दिया कि मेरे जो है ना इससे जान छुड़वाओ। हम्म, हम्म, अब ये Oracle यूज कर रहे हैं, एंड Oracle इज अ वेरी पॉपुलर डेटाबेस, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज अ वंडरफुल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। I have respect for the technology, यस, यस, but it is notoriously expensive. इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो जो और मैंने जो है वो बल्कि एक ब्लॉग पब्लिश की हुई है रिसेंटली, जो है वो मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर जो है उसे प्रमोट भी किया था, और मुझे ऑरिकल वालों ने जो है वो कुछ थोड़ा सा अ, बुरा भला भी जो है उसके ऊपर कह दिया। पुशबैक भी किया उन्होंने। थोड़ा सा जो है वो उसके ऊपर मुझे जो है वो पुशबैक मिला, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वो हो गया। लेकिन एसेंशली मैंने लिस्ट प्राइस उठाई ऑरिकल की, और लिस्ट प्राइस उठाई जो पोस्टग्रेस के सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उनकी, और मैंने एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करके जो है पब्लिश कर दिया। तो इट टर्न्ड आउट कि जो वर्कलोड आप पोस्टग्रेस के ऊपर $5,000 पर ईयर के ऊपर चला सकते हैं, वो वाला वर्कलोड ऑरिकल के ऊपर चलाने के लिए यू विल बी स्पेंडिंग $117,000 पर ईयर। तो इंसेन। 5,000 वर्सेस 117,000 का जो है वो डिफरेंस था। इट्स माइंड ब्लोइंग कि ऑरिकल कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है।
right? And I think it's not for Pakistan, at least for our companies. Actually, the richest corporates in the world will also consider something else, are अच्छा, also considering something else. समथिंग एल्स। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो बड़े-बड़े क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, बड़े-बड़े जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर हैं, जो दुनिया में सिर्फ नंबर ऑफ यूजर्स पे खेल रहे हैं, मैंने उन्हें इतनी एक्सपेंसिव डेटाबेस चलाते हुए नहीं देखा, बल्कि उन्होंने अपनी इन्वेंट की हैं ओपन सोर्स को इस्तेमाल करते हुए। अभी मैं पढ़ रहा था, आज ही मेरे ख्याल में अर्लियर में पढ़ रहा था कि जेफ बेजोस हैज रिप्लेस्ड इलॉन मस्क एज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। जेफ बेजोस दोबारा। ऑफ कोर्स अमेज़न है, और सो अमेज़न इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, यानी वो आपके जो है वो फॉर्च्यून 10 के अंदर जो है वो आती है, और जेफ बेजोस उसका जो ओनर है इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड अमेज़न very publicly, very publicly, in a step-by-step fashion, Oracle को completely remove कर दिया अपने पूरे स्टैक में से। हम्म। इवन जो अपने क्लाउड के ऊपर वो Oracle को ऑफर करते हैं, वो कहते हैं ब्रिंग योर ओन लाइसेंस। वो हाँ, हम लाइसेंसिंग भी जो लाइसेंस है भी वो देंगे। प्रोवाइड नहीं, वो ब्रिंग योर ओन राइट। लाइसेंस के ऊपर जो है वो चलते हैं। ठीक है। हम्म। सो दिस वाज अ फ्यू इयर्स अगो, लेकिन Oracle और Amazon के अंदर बहुत पब्लिकली जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट चला था, बहुत पब्लिक फ्रिक्शन थी, और ट्विटर वॉर के ऊपर जो है वो उन्होंने पूरे ऑरेकल को निकाल दिया अपने अमेज़न में से। हम्म। तो a company like Amazon will get rid of Oracle when they're, presented with an invoice that is insanely high. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बहुत बड़ा डेटा सेट है। मैं अज्यूम करता हूँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास लोगों का डेटा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जस्ट टेक डाटा एज अजम्पशन। और वो उसमें उन्होंने इमेज भी स्टोर करने हैं, थंब भी स्टोर करना है। इट्स जस्ट लाइक अ ई कॉमर्स इंजन, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा रेंडरिंग हो रही होगी इमेजेस की, पीछे प्रोसेस भी हो रहा है, क्वेरीज भी हो रही हैं। सो वो एक चैलेंज में फंसे हुए हैं कि उनका ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है एक इंजन की, और पोस्टग्रेस का ही है। तो आप उसको कैसे लेके चलेंगे? I'm asking this question as a CEO of Stormatics. So what will be your way of working with them? श्योर। तो जो ऑप्टिमाइजेशन का जो टास्क होता है, उसमें देर आर अ फ्यू की थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर। हम शुरू करते हैं बेसिकली यूज केस समझने में कि हम्म। बिजनेस जो है वो एक्चुअली अचीव क्या करना चाह रहा ठीक है। है। देन वी टेक अ मल्टी pronged अप्रोच, जिसके अंदर हम वी टैकल 3 broad areas। पहला जो एरिया होता है हमारा होता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहला। ठीक है। ठीक है, कि डेटाबेस के से जो बैक एंड फोर्थ हो रहा है, डेटा आ रहा है और डेटा निकल रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस सारी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना जल्दी डेटा इंसर्ट हो जाता है और कितना जल्दी डेटा रिट्रीव होता है। दैट रिट्रीव इज होता द क्रक्स ऑफ ऑल परफॉर्मेंस। है। सो यस। वो जो डेटा अंदर जा रहा है और जो डेटा बाहर निकल रहा है, क्या उस वो ऑप्टिमाइज्ड है? हम्म। तो फॉर एग्जांपल इंसर्शन के लिए, अगर क्या वन बाय वन जो है वो रोज इंसर्ट हो रही है, 1 मिलियन रोज इंसर्ट करनी है और वो वन बाय वन हो रही है, या बैच इंसर्ट्स को यूटिलाइज किया गया है? आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल आउट देयर। डेटा को रिट्रीव करना है तो क्या इंडेक्सेस का प्रॉपर इस्तेमाल किया जा रहा है? ठीक है, जस्ट जस्ट एन एग्जांपल। जिस क्वेरी को स्ट्रक्चर किया गया है, हम्म। वो क्वेरी इज एक्चुअली रिट्रीविंग द डेटा दैट इज नीडेड, या उसके साथ भी कोई 10 चीजें और भी उठा के लेके आ रही है? हम्म। तो हम क्वेरी की जो है वो एनालिसिस करते हैं, डेटा की इंसर्शन और रिट्रीवल के ऊपर जो है एनालिसिस करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके साथ जो है पैरामीटर की ट्यूनिंग होती है। डेटाबेस का जो जिस हार्डवेयर के ऊपर होस्टेड होता है और जो उनका यूज केस होता है, उसके लिहाज से देर आर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स जिनको ट्यून किया जा सकता है पोस्टग्रेस के अंदर, तो उसको ट्यून करते हैं हम एज पर द यूज केस। सेकेंड स्टेप के ऊपर we look at the architecture of the entire database system.
एक एग्जांपल के तौर के ऊपर, अगर एक डेटाबेस नोड है जिसके ऊपर रीड और राइट ऑपरेशंस दोनों हो रहे हैं, यानी डेटा इंजेक्शन भी जो है वो वही डेटाबेस कर रहे हैं और उसके ऊपर एनालिटिक्स भी चल रही है, तो ये एक दूसरे को स्लो डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वीड रिकमेंड समथिंग लाइक कि आप दो नोट्स बना लें, एक नोट के ऊपर जो है राइट डेडिकेट कर दें और उस डेटा को आप रेप्लिकेट करें टू द रीड ओनली नोड और वहां से आप एनालिटिक्स रन करें, ताकि वो ये जो लोड्स है वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट ना करें। तो ये आर्किटेक्चरल लेवल जो है वो डिटेल्स होती है। एंड देन थर्डली, लुकिंग एट स्पेसिफिक यूज केस, जो पोस्टग्रेस के एडवांस्ड फीचर्स हैं, हम फिर रिकमेंडेशंस देते हैं कि आप उनको कैसे लेवरेज कर सकते हैं। ओके। So फॉर एग्जाम्पल, पोस्टग्रेस जो है वो इंडेक्सिंग जब जहां पे करता है, अनलाइक अदर डेटाबेसेस, इसके अंदर इंडेक्सिंग की भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स है। ब्रिन इंडेक्स है, जिन इंडेक्स है, बी ट्री इंडेक्स है। तो किस सिचुएशन में कौन सा इंडेक्स इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन से फीचर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू मेक द ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट। ओके। तो ये हमारी जनरली अप्रोच होती है फॉर स्केलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है। अब एक 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 यूज केस इस तरह लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रीड और राइट ऑपरेशन एक ही सर्वर पे हो रहे हैं, सर्वर थोड़ा सा बड़ा कर दिया उन्होंने, तो आपने सजेस्ट किया कि इट शुड बी रीड एंड राइट बोथ इन अ डिफरेंट नोड्स, लेकिन अब उसका लोड बढ़ता जा रहा है एंड इट्स पुटिंग मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एवरी डे एंड इट्स गेटिंग मल्टी मिलियन रिकॉर्ड्स एवरी डे, मतलब रीड उसका बहुत ज्यादा है और वो एक क्लस्टर मोड पे जाना चाह रहे हैं। व्हाट इज योर रिकमेंडेशन, जेनेरिक रिकमेंडेशन, कि क्लस्टर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सर्वर बड़ा लगा लो, कितना बड़ा लगेगा सर्वर, 200 कोर लगा लेंगे, 400 कोर लगा लेंगे, 400 कोर तो खैर अब मिलेगा भी नहीं, रैम्स बढ़ा देंगे, क्या आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? नहीं, हमारा जो हार्डवेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है। जब हम इट्स लास्ट सॉफ्टवेयर ऑप्शन। को जब हम सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर चुके होते हैं कि हमने जितना जूस निकल सकता था इसमें से हमने निकाल लिया, तब हम कहते हैं जी, कि आप हार्डवेयर में इन्वेस्ट करें। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की बात ज्यादा करते हैं और आप फोकस करते हैं कि सबसे पहले डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करें, फिर उसकी जो प्रोग्रामिंग क्वेरीज हैं जो डीबी के ऊपर हिट कर रही है उनको ऑप्टिमाइज करें, दैट्स व्हाट यू सजेस्टिंग? एब्सोल्युटली। आई हैव येट टू कम अक्रॉस अ कस्टमर दैट हैज कम टू अस जिनको हम ऑप्टिमाइज हम ना कर पाए हो एग्जिस्टिंग डेटाबेस को। I in the more than 20 years that I've been working with Postgres, not once have we tackled a customer situation जहां पे हमने कहा हो कि नहीं जी, आपने तो इस्तेमाल कर लिया पोस्टग्रेस जितना जो है वो हो सकता था, अब आप हार्डवेयर के अंदर इन्वेस्ट करें, हार्डवेयर अच्छा, बढ़ाएं। 20 नेवर, साल के कैरियर में एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ? एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ। और मतलब दो चार क्लाइंट तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, यू गॉन थ्रू माशाल्लाह हंड्रेड्स ऑफ और मे बी थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स। इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि जस्ट डोंट टेक अ नेम, जस्ट टेक अ एग्जांपल कि कितनी बड़ा क्लाइंट था, कितने उसके रिकॉर्ड्स थे जो आपने ऑप्टिमाइज किया, डेटाबेस का साइज क्या था, जो आप समझते हैं कि उसको भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ी? So one of our proudest achievements was a client that's based in USA, फाइनेंशियल सिस्टम्स, पेमेंट गेटवे, ओके। जो कि बैकएंड बनाते हैं फॉर अ वेरी फेमस ब्रांड, जो कि आपके और मेरे भी वॉलेट के अंदर इस टाइम के ऊपर पड़ा हुआ होगा। ठीक है। तो दे वर डीलिंग विद ट्रांजैक्शंस वर्थ $3 trillion per day। $3 trillion पर डे? पर डे, ठीक है। इनको हमने ऑरेकल से पोस्टग्रेस के ऊपर मूव किया ऑन देयर एग्जिस्टिंग हार्डवेयर, और किसी तरह की जो है वो हार्डवेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सीरियसली? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसने $3 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन की है तो उसके 5 into 5 हिट्स तो आई होंगी।
So It's a big so number. it is a big number, और आई थिंक कि बिग नंबर के साथ साथ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ जो है एक दो और चैलेंजेस आते हैं. एक तो ये कि रेगुलेटरी कंप्लायंस. यस, ठीक है, तो कंप्लायंस जो है वो उसके अंदर रह के आपने अचीव करना है जो कुछ करना है, उससे बाहर नहीं निकल सकते आप. ठीक। दूसरी चीज ये कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर गलती की गुंजाइश जीरो होती है. एब्सोल्यूट जीरो। जीरो. यू हैव टू बी 100%। एग्जैक्ट 99% नहीं, 100%। 99.99% नहीं, नॉट एट ऑल। 100%. बिल्कुल 100%। गलती की गुंजाइश नहीं. So that's why I said, it's probably, one of our proudest moments. वो वाली जो हमारे हुए थे. It was a long project, a very testing project. लेकिन क्लाइंट ने भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डील किया, और बहुत अच्छी कैपेबिलिटी वाला क्लाइंट था. और इवेंचुअली जब ये सारी ट्रांजैक्शन होगी तो वो रिजल्ट से जो है इतना खुश थे कि कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जब हमें कीनोट की इनविटेशन का आता था, तो हम क्लाइंट के सीटीओ को कहते थे कि आप हमारे बिहाफ पे कीनोट देते जाके. सीरियसली। और वो स्टेज पे चढ़ के जो है वो हमारी तारीफें कर रहे होते थे. नहीं, ये तो ये नंबर बहुत बड़ा है। अच्छा, मैं क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री और टेलीकॉम के साथ काम कर रहा हूँ, एफएमसीजी के साथ भी काम किया है। आई कैन फील योर पेन, और पेन तो नहीं कहना चाहिए, योर प्राउडेस्ट मोमेंट के यार, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि इट्स समथिंग जो कि आप 100% आपको होना पड़ता है। अगर आपने 1% लूज किया और आपकी ट्रांजैक्शन सिर्फ 1 बिलियन की हुई, तो आपने एक बहुत बड़ी अमाउंट लूज कर दी, और ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप ये देखें ना, यानी मैं तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आप तो बिलियंस और ट्रिलियंस की बात करते हैं, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, 100 रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं. 100 रुपए की जगह जो है वो आपके बैंक में से 110 रुपए कट जाते हैं. तो खप नहीं डाल देंगे हम? आप तो फौरन फोन उठाएंगे, बैंक को कहेंगे कि ये क्या होगा. हाँ, मतलब ठीक है. हम तो ये सोचेंगे कि यार फाइनेंशियल हर। हाँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पीछे मैं और आप 10 रुपए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. नहीं करते, नहीं करते। एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरीबडी ऑन द एंटायर प्लैनेट. यस, यस। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये जी, बहुत बड़ा नंबर है। तो एग्जैक्टली. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई बुरी से बुरी हालत वाले डीबी भी आए, और आपको वो कहे कि भाई इसको जरा और जूस निकाल के दो, तो मुझे ये लगता है कि आप उसमें से जूस निकाल लेंगे, अब हार्डवेयर की तरफ नहीं मेरा जाएंगे। जी, मेरा मेरा अपना अंदाजा ये है कि अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट यू हैड, कि गुंजाइश होती है. वो गुंजाइश निकालने के लिए यू नीड सम डीप एक्सपर्टीज, यस, जो कि जाहिर है, अगर लेट से हम फाइनेंशियल कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम उसी के ऊपर जो है वो लेके चलते हैं. एक फाइनेंशियल कंपनी का फोकस जो है वो फाइनेंस, उसका फोकस यस। पोस्टग्रेस नहीं है. उसका ठीक है. नई टेक्नोलॉजी है। तो जो डीप एक्सपर्टीज वो चाहे उनके पास डेडिकेटेड टीम हो डेटाबेसेस को देखने के लिए, वो वाली डीप एक्सपर्टीज वो डेवलप कर नहीं सकते जिस तरह की एक डेडिकेटेड पोस्टग्रेस की कंपनी के पास होगी. यस। और दूसरा, ऐसी कंपनियां जो ये चला रही होती हैं, दे आर रनिंग ऑपरेशंस, दे आर नॉट डूइंग ऑप्टिमाइजेशन। राइट. और मेरा ख्याल में जिस तरह से मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी का जो है या इस पर्टिकुलर क्लाइंट का एग्जांपल दिया, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द टेक्निकल टीम एज वेल. दे वर रियली गुड एट व्हाट दे वर डूइंग. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं. और बट अगेन, अगर लेट्स से हमारी टीम ने ब्रिन इंडेक्स इन्वेंट किया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है पोस्टग्रेस के कोर के अंदर, तो हमारे से बेहतर तो दुनिया की कोई टीम नहीं जान सकती ना ब्रिन नहीं इंडेक्स कर को. सकते, नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अगर ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर इन्वेंशन आपकी है तो फिर और कौन जा सकता है? आपने इन्वेंट किया तो मैं कौन होता हूँ? बेशक दुनिया का सबसे एक्सपर्ट बंदा हूँ। जी. ओके। तो ये वाला एज होता है, डीप एक्सपर्टीज का जो है ना वो ये वाला एज होता है. ओके। अब अगर मुझे ये बताएं थोड़ा सा आप, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये भी गाइड करें हमें कि आप एज अ स्टोरमेटिक्स आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए? आप
You can contact me on LinkedIn. You can look at our website. हमारा contact form आप fill कर सकते हैं. You can वेबसाइट write का to आप जरा लिंक बताएंगे? जी stormatics.tech है stormatics.tech. .tech, ठीक है. तो इस पे जो है वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. You can write to us at info@stormatics.tech and info you at can stormatics.tech. जी ठीक है, ठीक है. or you can just reach out to me on LinkedIn. हाँ नहीं, आपका लिंक्डइन तो माशाल्लाह काफी है. लिंक्डइन का आपका अगर एड्रेस बताना चाहते हैं तो वो भी बता दें, अगर जस्ट बताना चाह रहे हैं कि जी आप वो तो स्लैश शाहिद उमैर है, यानी शाहिद linkedin.com उमैर, शाहिद उमैर जी. शाहिद उमैर, ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा लास्ट में ये चीज बताएं. वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, हम 5 मिनट उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. आप ये जो इंटरनेशनल माशाल्लाह आपने कंपनी का एक पहचान आपने फौरन बनाई, और जिस ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं एंड दे रियली वांटेड टू हैव सम फंड्स, हाउ दे कैन रीच आउट टू इन्वेस्टर्स आउटसाइड पाकिस्तान. देखिए इन्वेस्टर जो है वो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आमतौर पे जो है वो लोग बात करते हैं कि जी दुनिया का जो फाइनेंशियल क्लाइमेट है ना वो बड़ा बुरा है, तो इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिल रही, सो इस टाइम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट रेज करना बड़ा मुश्किल है. हम्म. आई डोंट बिलीव दैट टू बी 100% ट्रू. जो हम्म. जो फंड्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट के फंड्स हैं, उनका काम ये है कि जो पैसा उनके पास है उन्होंने इन्वेस्ट करना है. दे कैन नॉट सिट ऑन इट. हम्म. उन्होंने वो पैसे कहीं ना कहीं देने हैं, किसी ना किसी को देने हैं, कहीं ना कहीं डालने हैं. एंड दे आर एक्टिवली एंड समटाइम्स डेस्परेटली लुकिंग फॉर द राइट पीपल टू इन्वेस्ट इन. आई थिंक द ओनली ट्रिक इज टू फाइंड द राइट मैच. आप क्या हम्म. करना चाह रहे हैं? इन्वेस्टर ऐसा ढूंढे जो उस चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है जो आप करना चाह रहे हैं. हम्म. तो वो राइट मैच जब बनेगा तो एक यानी इट विल बी अ स्नैप, इट विल बी कंप्लीट सिनर्जी एकदम से. ओके. ठीक है. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बड़े बड़े नामों के पास जाता और मैं कहता कि भाई सिक्वायर फंड या यानी जो बड़े नाम हैं दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, और मैं कहता कि जी आप हमारे पास अंदर जो इन्वेस्ट करें, तो शायद मैं अभी भी जो है वो घूम फिर ही रहा होता. सो आप उस जगह लेकिन गए जहां पे आपको फील हुआ कि ये मेरे लिए राइट मैच है. आई वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड टू अ सिंडिकेट जिनकी स्पेशलाइजेशन है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना. हम्म. वो ये ढूंढ रहे होते हैं कि एक तो ये कि सर्विसेज कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट आमतौर पे फंड्स नहीं करते, प्रोडक्ट के अंदर करते हैं. तो दिस इज वॉज अ सर्विसेज कंपनी इन्वेस्टर. हम्म. और वो सर्विसेज के अंदर भी जो है वो डीप स्पेशलाइजेशन ढूंढ रहे थे. तो उनके सामने जब मैंने ये रखा कि भाई ये मेरा आइडिया है, तो दे एक्चुअली वर्कड विद मी टू बिल्ड एन एंटायर केस जिसको फिर वो अपने इन्वेस्टर अपने सिंडिकेट के पास लेके गए कि इसमें हमने इन्वेस्ट करना है. सो वो सिनर्जी हमारी ऐसी बनी कि दे एक्चुअली वर्कड विद मी टू क्रिएट द एंटायर पिच फॉर द हम्म. इन्वेस्टमेंट. ओके, सो सिंडिकेट ने भी हेल्प किया आपको टू रीच आउट द पॉइंट जहां पे आपको वीसीज पैसे दें. एग्जैक्टली. तो ये मेरे ख्याल में वो जो मैच मेकिंग है ना वो इंपॉर्टेंट होती है. There are many funds out there in the world that are desperately looking for the right place to invest in. इंटरेस्टिंग. अच्छा, अब लास्ट में मुझे एक एक सवाल का जवाब दें, फिर हम क्लोज करेंगे. ओपन सोर्स को और स्पेशली पोस्टग्रेस डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए इंटरप्राइजेज इन पाकिस्तान, वेदर प्राइवेट और पब्लिक और व्हाटएवर, हाउ दे कैन सेव मनी, गुड अमाउंट ऑफ तो मनी. एक तो मैंने जो है वो आपको बड़ा सीधा सीधा सा जो है वो कंपैरिजन बता दिया था. $117,000 वर्सेस $5,000. ये ये तो बहुत बड़ा सीधा बहुत सीधा हिसाब इंपॉर्टेंट है. है कि एक जगह आप सेम सर्विस ले रहे हैं $5,000 में, और एक जगह सेम सर्विस ले रहे हैं $1,17,000 में. ये तो बड़ा सिंपल सा मैच है. ओके, जी. ठीक तो है. ये बड़ा ये चीज है. फिर ये कि अगर हम पोस्ट के स्पेसिफिक बात करते हैं तो पाकिस्तान इज यूनिक इन अ वे कि यहाँ पे पोस्टग्रेस टैलेंट वही इनिशियल 2003 में वो जो इन्वेस्टमेंट हुई थी ना हमारी इंजीनियरिंग टीम के अंदर यहाँ पे इस्लामाबाद में, वहां वो रूट है
जिससे आगे फिर और बहुत सारी कंपनीज बनी और बहुत सारे स्किल्स डेवलप हुए और बहुत सारे लोग निकले। तो पाकिस्तान इज यूनिक इन दैट वे कि पोस्टग्रेस की स्किल्स लोकली अवेलेबल है और बड़ी अच्छी स्किल्स अवेलेबल है। तो आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि पैसे भी बच रहे हैं, स्किल्स भी अवेलेबल है, डेटाबेस भी, सॉफ्टवेयर भी रिलायबल है, everything is going for the companies that I think the only thing that's left is कि जो डिसीजन मेकर है वो डिसीजन ले और अडॉप्ट करे टेक्नोलॉजी को। काम करे। आपसे सीखा किस तरह जा सकता है? जो इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, आपके ब्लॉग से, कोई यूट्यूब चैनल है, कुछ चीजें चल रही हैं, वो जरा आप गाइड करेंगे? जी बिल्कुल, ब्लॉग्स पे जो है वो हम काफ़ी एक्टिव है। मैं खुद भी ब्लॉगिंग करता हूँ और मेरी टीम भी जो है वो बहुत एक्टिवली ब्लॉग करती है। स्टोमैटिक्स.टेक के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे डिफरेंट टॉक्स वगैरह हम देते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो, वी मेक श्योर दैट इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। हम वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, हम टॉक्स देते हैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। आपने जैसे यू वर कर्टियस इनफ, आपने जो है वो हमें बुलाया और ये बात करने के लिए, तो दिस इज अनदर वे टू लर्न। और इवन इफ somebody wants to reach out individually one on one, LinkedIn is the best way to get in touch। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, सवाल करें। आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं सवाल का जवाब जरूर दूं। तो ये मैं यानी मैं इग्नोर, मेरी कोशिश पूरी होती है कि इग्नोर कोई ना हो मेरे से। ठीक ठीक है। बहुत मजा आया उमैर भाई, एज ऑलवेज आपके साथ डिस्कशन करके, क्योंकि लाइक माइंडेड है ना आप, माशाल्लाह बहुत डेप्थ में जानते हैं ओपन सोर्स को। मैं भी कोशिश करता रहता हूँ उसके ऊपर। तो डिस्कशन का बहुत मजा आया। और एक चीज मैं दोस्तों को बताता जाऊं कि मेरा फर्स्ट गो टू पर्सन इज उमैर। whenever I see something related to database, I don't think a single anyone any person except Umair, or I just call him भाईजान, ये जरा बताएं क्या करना है इसका। So that's my go to person. So I यूर वेरी recommend you, काइंड, वेरी yes, I काइंड। recommend you to all of the guys जो कि कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ समझते हैं कि हमने बड़ा काम करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, and really wanted to have database expertise around them. So Umair Shahid is the one. So thank you very much everyone. आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और थैंक यू सेशन फॉर में। इनवाइटिंग, Thank थैंक यू फॉर you इनवाइटिंग मी very much उमर। for your time. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।